देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लोग मन बना चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा केवल आपको चुनाव से प्यार है। चुनाव, बंगाल में चुनाव होता है, बोलते हैं हिंदू खतरे में है। चुनाव खत्म हो गया, बंगाल को भूल गए। अब जाइए बंगाल के लोगों से मिलिए, अब बोलिए कि हिंदू खतरे से बाहर निकालिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव होता है वहां हिंदू खतरे में लेकर चली जाती है, चुनाव खत्म होते ही हिंदू खतरे से बाहर हो जाता है। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज हम बात करेंगे जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 43 मंत्रियों को केंद्र सरकार में मोदी सरकार ने चेंज किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे आके बोल रहे थे कि हमारे मंत्रियों ने अच्छा काम किया है लेकिन उनको बदला गया, तो आखिर उनको क्यों बदला गया? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं या आपके कोई जो भी कलीग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको क्यों बदलेंगे? आखिर ये किसका ठीकरा किसके सिर पे फोड़ा गया? देखिए, जब इंजन ही खराब हो जी तो डब्बा बदलने से क्या होगा जी। जब देश का सेनापति ही नकारा है, आवारा है, तो सेना बदलने से क्या होगा? अगर देश को बचाना चाहते हैं मोदी जी, इस्तीफा दे दीजिए, हमारा देश बच जाएगा। आप बताइए, रविशंकर प्रसाद जी का इस्तीफा कबूल कर लिया गया, प्रकाश जावड़ेकर को अब इस्तीफा कबूल कर दिया गया। किस आधार पर इस्तीफा दिलाया गया है? परफॉर्मेंस के आधार पर। यह सरकार कह रही है कि जो अच्छा काम नहीं किए हैं उनको इस्तीफा दिलाया गया परफॉर्मेंस के आधार पे। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, स्मृति ईरानी जी कौन सा महान काम कर दिए हैं कि जिनको आप मंत्रिमंडल में बनाए रखें? देखिए, ये सरकार कहीं ना कहीं महिला है। तो क्या हुआ? इसका मतलब काम अच्छा नहीं करेंगी तभी मंत्रिमंडल बने रहेंगी। एक बात सुन लीजिए, ये मंत्रिमंडल विस्तार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल को विस्तार किया गया है। आप देख लीजिए, मंत्रिमंडल में 7 उत्तर प्रदेश का। मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो उसी सबके साथ और सबके विकास के लिए उन्होंने चेंजिंग की है, सफलिंग की है कि कुछ लोग 2.5 साल बने रहे, अब 2.5 साल दूसरे लोगों को बनाया जाए। नहीं, आपने नारा उसको समझे नहीं। सबका साथ सबका विनाश, नारा का मतलब यह हुआ जिस तरीके से मोदी जी ने 7 वर्ष में सबको विनाश करने का काम किया है, ये विकास करने का काम नहीं किए हैं। आज स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज बंद है, लेकिन शराब का टीका चालू है, शराब का भट्टी चालू है। क्यों चालू है? इसलिए कि ये सरकार लोगों को नशेड़ी बनाना चाहती है, अशिक्षित बनाना चाहती है कि लोग से सवाल नहीं करें। यही तो देश में चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव है और आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गुंडाई कर रही है, मारपीट कर रही है, दंगा फसाद कर रही है। हमको तो नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी। हमको तो लग रहा है कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी, उसी तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। हमको तो लग रहा है। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक हवा चल गई है कि बदलाव आ रहा, तो अगर बदलाव आ रहा तो आपको क्या लगता है कि कौन आने वाला है और कौन अच्छा होगा उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है सत्ता परिवर्तन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी जी 4.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे और हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट करने का काम करेंगे। उस पार्टी को हम वोट देने का काम करेंगे जो उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन सब चीजों पे काम करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, किसानों की आय दोगुनी की बात करेगा। वो सरकार को हम वोट देने का काम करेंगे, सरकार बनाने का काम करेंगे। बीजेपी छोड़कर, आदित्यनाथ योगी छोड़कर हमको सब कबूल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह भी रही थी कि हम बंगाल में अब की बार 300 पार, लेकिन बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारने का काम किया इन भाजपाइयों को कि 5 वर्ष तक याद रहेगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता भी हराने का काम करेगी। ये लोग बात नहीं है भाई, ये लोग लंबी लंबी बात करते हैं। अमित शाह जी भी तो बोले हैं कि 50 वर्ष तक हम शासन करेंगे। आप देखते रहिए ना, 2024 में चुनाव में इन लोग का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बीजेपी का अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे ऐसे बढ़ते हैं नो, तब ऐसे ऐसे बढ़ रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में आपको पता है शायद कि अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है, 2022 में उसका इनॉग्रेशन भी है। क्या मंदिर क्या मंदिर से पेट भर जाएगा? नहीं, मंदिर से पेट नहीं भरेगा। तो मंदिर बन रहा तो उसका मुद्दा तो होगा ना। नहीं, मंदिर से पेट भर जाएगा।
मुद्दा तो चलेगा ना। आप बताइए, अगर मंदिर से पेट भर जाएगा तो मैं मंदिर के नाम पर वोट देने को तैयार हूं। अगर मंदिर मस्जिद के नाम पर पेट भरता है, रोजगार मिलता है, महंगाई कम होती है, तो मैं मंदिर के नाम पे वोट देने को तैयार हूं। और दूसरी बात, क्या इस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है? क्या इस देश का गृह मंत्री, क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है? राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं दिया है, योगी जी ने नहीं दिया आप है। इसका क्रेडिट मतलब सरकार को नहीं देंगे? बिल्कुल। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिट जाना चाहिए। ये इस सरकारों को क्यों जानी चाहिए? देखिए, एक बात सुन लीजिए, न्यायपालिका हमेशा रहेगा, सरकार आती जाती रहेगी। 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर आदरणीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हो सकता है 2024 में दूसरे कोई प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन देश का सर्वोच्च न्यायालय वहीं पर रहेगा, कोई नहीं बदल सकता है। पर मुख्यमंत्री, ये सब पॉलिटिकल चीज होता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय एविडेंस के आधार पे, प्रूफ के आधार पर तमाम चीजों को देखते हुए फैसला सुनाने का काम करता है। तो जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, सत्ता उनके हाथ में है, ब्लॉक प्रमुख के अभी चुनाव हुए, उनमें उन्होंने भारी जीत दर्ज की है, तो इसको किस तरह आप देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या आने वाले उत्तर प्रदेश के 2022 में इसका प्रभाव नहीं रहेगा? अंधेर नगरी, चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात में गांजा, ये सब देखना हो तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से डर और भय का माहौल पैदा किया गया है, हमको तो नहीं लग रहा है कि हमारी माँ बहनें 8 बजे के बाद सड़क पर घूमने का काम करती होंगी। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से अनीता जादव महिला थी, वो एक प्रस्तावक है, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पर्चा दाखिल करने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या चल रहा है भाई? हमारा देश का संविधान कहाँ है? लोकतंत्र कहाँ है? न्यायपालिका कहाँ है कि आप किसी को चुनाव लड़ने नहीं देंगे, विपक्षी पार्टियों को नॉमिनेशन करने नहीं देंगे? देखिए, इससे सिद्ध होता है कि जिस तरीके से हिटलर जर्मनी में हिटलर शाही करता था, उसी तरीके से अभी सत्ता में बैठे लोग अपने आप को भगवान समझने का काम कर रहे हैं कि जो कुछ भी हूं, मैं भी हूं, कुछ भी कर दूंगा। तो उनका ये भ्रम है, गलतफहमी है। हमने वोट के आधार पे आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, तो हमें विश्वास है कि हम अपने वोट के आधार पर, वोट के माध्यम से ही ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये सरकार को जो अर्श से फर्श पे बैठी हुई है, उसको अर्श से फिर फर्श पे लाने का काम करेंगे। फिर सत्ता से सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, हम भी सिंहासन से गिराने का काम करेंगे। एक बात बताइए, राजनीति जाति और धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। राजनीति स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन तमाम चीजों पर राजनीति होना चाहिए। आज बताइए, क्या मैं आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 5 किलो 85 करोड़ परिवार को राशन पहुंचा दूंगा। एक बात बताइए, क्या मेरा परिवार 5 किलो राशन से चल जाएगा? अगर आप मेरा परिवार चलाने के लिए तो हो जाएगा। अरे भाई, तो मेरा रोजगार तो दिला दीजिए, मैं राशन खरीदने के लिए तैयार हूं। रोजगार चुनाव के बाद मिलेगा? क्यों? अमित सुनिए ना, अमित शाह बोलती है, अमित शाह चुनाव आती है, सुनिए ना, वादे करते हैं, रोजगार मिलेगा। अमित शाह का बेटा, जिसको बैट पकड़ने नहीं आता है, बॉलिंग करने नहीं आता है, बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। और हमारे जैसा युवा जिसके पास एमए का डिग्री है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा तलो। अरे युवाओं को उस दिन तमाचा मार दिया गया था, जिस दिन कहा रहा था कि लंबी लंबी जिसके पास डिग्रियां हैं उनको बोल रहा पकौड़े तलो। अरे 200 रुपये सरसों का तेल हो गया, हम पकौड़े कैसे तलेंगे? अपने बेटा को बीसीसीआई के चेयरमैन बनाओगे और हम जैसे लोगों को कहोगे पकौड़े तलो? ऐसा होने वाला नहीं है। तुम्हारा बेटा राज करेगा और हमारे से वोट लेकर हमको तुम पकौड़े तलने के लिए बोलोगे। आज देश में युवाओं के साथ मजाक हो रहा है कि आज रेलवे में तमाम चीजों में वैकेंसी पड़ी हुई है, लेकिन रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? कि ये लोग, सरकार लोगों को भूखा मारना चाहती है, ये सरकार। तो अब आने वाले 2024 में आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार भी मतलब यहाँ भी सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लोग मन बना चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा, झारखंड में चुनाव हुआ, झारखंड में भारतीय जनता चुनाव हारी, बंगाल में चुनाव हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, केरल में चुनाव हारी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, क्योंकि जब आप जनहित के मुद्दे पर, आम नागरिकों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे तो लोग आपको वोट देने का काम नहीं करेंगे।
करेंगे। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कीजिए, महंगाई कम करने की बात कीजिए, रोजगार देने की बात कीजिए, देश की जो जीडीपी माइनस है इसको ऊपर ले जाने की बात कीजिए, ऑटोमेटिक आपको लोग वोट करेंगे। आज यही लोग सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, 2014 से पहले स्मृति ईरानी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब 1 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा होता था तो ये लोग सड़क पे आते थे, बोलते थे हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। आज 110 रुपए पेट्रोल चला गया है, 106 रुपए डीजल चल गया है, तो महंगाई इनके लिए आज डायन नहीं डार्लिंग बन चुकी है। उस समय महंगाई से इनको दुश्मनी था, लेकिन अब महंगाई से प्यार हो चुका है। आज बताइए 900 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, गरीब आदमी कहां से खाएगा? गरीब आदमी कहां से खाएगा? 200 रुपए सरसों का तेल हो गया, गरीब आदमी कहां से खाएगा? आप देखिए, महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। महंगाई आपको कम करना पड़ेगा। विकास अगर होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना सर। आप बताइए, तो कमाई नहीं बढ़ेगा तो महंगाई कैसे बढ़ेगा? कमाई नहीं बढ़ेगा तो महंगाई कैसे बढ़ेगा? इस कोरोना महामारी में जिनकी नौकरी चली गई, क्या सरकार उनके लिए काम कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिनकी कोरोना महामारी में प्राइवेट नौकरी करने वालों को नौकरियां चली गई, ठेली और रेहड़ी पटरी दुकान बंद हो गई, छोटे छोटे व्यापार बंद होंगे, क्या उसके लिए प्रधानमंत्री जी कोई काम करेंगे ताकि गरीब लोग फिर दोबारा दुकान खोल सके, गरीब लोग फिर नौकरी कर सके? इसके बारे में नहीं सोचते हैं आप, इसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। किसान 7 महीना से बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन कश्मीर के नेताओं से बैठक करेंगे। अरे भाई, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती से बात करेंगे, लेकिन किसान से बात नहीं करेंगे। क्यों? मैंने आपको केवल सत्ता से प्यार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।